चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक हमारा SUID। तो देखो, जो हम लोग बेसिक परमिशंस पढ़ रहे थे ना, इससे पहले वाले पार्ट में लास्ट टॉपिक पढ़ा बेसिक परमिशन। तो बेसिक परमिशंस के अंदर ही यही हमारी परमिशन है, SUID SGID। ये हमारी परमिशंस है, कुछ स्पेशल परमिशंस है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। SUID GID हमारी कुछ स्पेशल परमिशंस है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और डायरेक्टरीज पर ही लगती है, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक, अब SUID आ रहा है। SUID का मतलब होता है सेट यूजर आइडेंटिफिकेशन, और सेट यूजर आइडेंटिफिकेशन का इस कमांड का या फिर इस परमिशन का यूज़ होता है इट रन्स, मतलब ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। व्हेन अ फाइल हैज SUID बिट सेट इट रन्स विद द परमिशन और प्रिविलेजेस ऑफ द फाइल ओनर रेदर देन हु इज एग्जीक्यूटिंग इट। इसका मतलब हुआ, जब हम किसी भी फाइल पे डायरेक्टरी पे हम लोग SUID बिट सेट वाली परमिशन लगा देंगे, तो चाहे कोई भी यूजर उसे रन कर रहा हो, वो डायरेक्टली उन प्रिविलेजेस के साथ रन होगी जो उसके ओनर की प्रिविलेजेस है। मतलब अगर आप कोई छोटे लेवल का यूज़र उस फाइल को रन कर रहा है, तो वो चाहे यूज़र छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, वो उसकी ऑफिशियल जो ओनर की प्रिविलेजेस होंगी उसी प्रिविलेजेस के साथ, उसी परमिशन के साथ, उसी पावर के साथ रन होगी। ठीक है, और ये पॉइंट है फोर्थ वाला। देखो, SUID बिट ओनली अप्लाइज टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन डायरेक्टरीज। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर ही लगती है, डायरेक्टरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये डायरेक्टरीज पर नहीं लगेंगी और नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर लगेंगी, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर लगेंगी। SGID आ जाओ। SGID का मतलब होता है सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, चाहे कोई भी इंसान एक फाइल को रन कर रहा हो या एक प्रोग्राम को रन कर रहा हो, वही डायरेक्टरी या फिर एग्जीक्यूटिव फाइल्स किसी को भी कर रहा हो, वो हमेशा अपने ग्रुप, अपने जो ओनर ग्रुप है उसकी परमिशन के साथ रन होंगे। जैसे मान लो कोई भी एक फाइल है, उसका जो ओनर है, एक ग्रुप है पूरा, एक एडमिन नाम, मान लो एक ग्रुप है जिसका नाम एडमिन है, ADMIN एडमिन है। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, बट वो सभी उस ग्रुप का मेंबर है। अब कोई यार थर्ड पर्सन आता है, मतलब कोई भी पर्सन आता है, वो पर्सन उस प्रोग्राम को रन करता है, बट वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। जो एडमिन ग्रुप बनाया था हमने, उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो अगर उसने उस प्रोग्राम के ऊपर SGID परमिशन लगा दी, तो इसका मतलब हो गया कि भले ही वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, बट वो उस प्रोग्राम को रन कर सकता है विद द प्रिविलेजेस ऑफ डेट ग्रुप। ठीक, पढ़ लेना, सिंपल है। स्टिकी बिट मतलब स्पेशल टाइप परमिशन है जो कि सिर्फ हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर लगती है, और जो कि इंश्योर करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल्स पे भी लग जाती है, डायरेक्टरीज पे भी लगती है, जो कि हमारा इंश्योर करता है कि सिर्फ रूट यूज़र ही उनको चेंज कर सके या डिलीट कर सके, उन फाइल्स को कोई और उसके अंदर चेंज ना कर सके। तो ये जो नोट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको आप समझ सकते हो कि SUID और SGID हमें परमिशन देते हैं कि हम किसी भी फाइल को, किसी प्रोग्राम को, किसी भी कोड को हम लोग रन कर सकते हैं विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस। मतलब एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर कर देना, हाई कर देना। ठीक है, हाई प्रिविलेजेस के साथ, बट स्टिकी बिट जो होता है हमें फाइल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब ये SUID SGID और स्टिकी बिट का डिफरेंस कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, तो SUID जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, SUID जो सिर्फ होता है एग्जीक्यूटिव फाइल्स और डायरेक्टरीज पे लगता है। तो SUID के अंदर क्या है इफेक्ट, बिकॉज SUID इज नॉट यूज फॉर एग्जीक्यूटिव फाइल्स। ठीक, SGID जो होता है ये भी सिर्फ एग्जीक्यूटिबल फाइल्स और डायरेक्टरीज पे लगता है। देखो, मैंने शायद ये बोल दिया थोड़ी देर पहले, SUID एग्जीक्यूटिबल फाइल्स और डायरेक्टरीज पर लगता है, ये बोल दिया है, ऐसा नहीं है। SUID सिर्फ हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल्स पर लगता है, जो SGID वो हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों पे लगता है। ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलाइज। अब आप लाइक कर दो, हाँ कर दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव फाइल्स पे आ जाओ। तो SUID मैंने बता दिया क्या होता है, SUID से हाई प्रिविलेज हो जाती है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लो। सेटिंग द SUID बिट ऑन एन एग्जीक्यूटिव फाइल विल कॉज द इफेक्टिव यूजर आई टू चेंज व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटिव। मतलब उसकी जो इफेक्टिव यूजर ID होगी वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो यूज़र था, जो उसे एग्जीक्यूट कर रहा था, उसकी यूजर ID तो नॉर्मल लेवल की थी ना, बट उसकी इफेक्टिव यूजर ID क्या बनेगी, हाई प्रिविलेजेस पे आ गई। बात को समझो, कनेक्ट करो दोनों पॉइंट को। मैंने इफेक्टिव यूजर ID बताया था, इफेक्टिव यूजर ID क्या होती है, किसी भी नॉर्मल यूजर की प्रिविलेजेस को बढ़ा देती है। और SUID में क्या हो रहा था, वहाँ पे भी तो कोई भी उसे रन करे, लेकिन वो चलता किसके साथ था, सिर्फ ओनर की प्रिविलेजेस के साथ। तो यहाँ पे भी उसकी चेंज हुई ना, यही है। सेम SGID के अंदर भी है, पढ़ सकते हो। ठीक है, आया थर्ड पॉइंट पे, डायरेक्टरीज।
डायरेक्टरीज के अंदर क्या है, SUID जो होता है सिर्फ हमारे एग्जीक्यूटिव फाइल्स पे लगता है, डायरेक्टरीज पे नहीं लगेगा। लेकिन जो SGID है वो हमारा डायरेक्टरीज के ऊपर भी लगता है। देखो, सेटिंग द SGID बिट ऑन डायरेक्टरी कॉज न्यू फाइल्स क्रिएटेड विद इन द डायरेक्टरी टू इनहेरिट द ग्रुप ओनर ऑफ डायरेक्टरी। मतलब अगर SGID हमने लगाई और उस फाइल के अंदर भाई हमने कोई नई फाइल बना दी, तो वो जो होगी डायरेक्टली उस ग्रुप के अंदर ही लाई करेगी। इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर हमने किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर SGID लगा दी, क्योंकि डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ये फाइल नहीं है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर क्या होते हैं मैंने बता रखा है, डायरेक्टरी आर टाइप ऑफ कंटेनर्स इन विच वी कैन पुट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बता रखा है। मतलब डायरेक्टरी हमारी वही कंटेनर टाइप होता है, इसके अंदर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो अगर हमने एक डायरेक्टरी पर SGID लगा दी और उसके अंदर हमने कोई नई फाइल क्रिएट की उस डायरेक्टरी के अंदर, तो उस डायरेक्टरी की जो नई फाइल क्रिएट की उसकी जो ओनरशिप होगी वो उसी ग्रुप के पास चली जाएगी। और स्टिकी बिट का मैंने बता दिया कि इसके पास पावर होती है कि इसे सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा कि कोई और एक्सेप्ट द रूट यूज़र उसको रीनेम या डिलीट वगैरह नहीं करे। अब इसके बाद देखो यहीं पर एक टॉपिक था एरर 404 डिजिटल हैकिंग। ये बहुत सिंपल है, इसे आप लोग क्वांटम से एज इट इज़ याद कर लेना, एज इट इज़ लिख के आ जाना, ठीक है। अब VM बेस्ड आइसोलेशन पे आते हैं। VM का मतलब होता है वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक मिनट। VM बेस्ड आइसोलेशन का मतलब होता है, फीलिंग देता हूँ ऊपर से समझो, फिर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। VM बेस्ड मतलब वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ ये काल्पनिक है, वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो VM बेस्ड के अंदर क्या होता है, हम लोग सेम फिजिकल मशीन, मतलब एक कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर के अंदर हम लोग, उसी कंप्यूटर के अंदर हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर, सेपरेट कंप्यूटर बना सकते हैं। इसे हम लोग VM बेस्ड आइसोलेशन बोलते हैं। और इसका यूट्यूब पे मैंने किसी एक चैनल पे देखा था, इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दे रखा है। जैसे मैं अपने फ़ोन के अंदर दिखाऊं, मतलब ऐसा नहीं होता है फ़ोन के अंदर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा एज इट इज़ कंप्यूटर में नहीं होता, बट फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। जैसे देखो, ये मेरा फ़ोन है, इसके अंदर मैंने इस वाले टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये वाला टैब दिख रहा है, टैब नहीं मतलब ये आइकन, इस पर क्लिक किया तो देखो ये आ गई मेरी। इसी फ़ोन के अंदर मैं ओनर हूँ, अभी मैं इसके अंदर न्यू यूज़र भी आ सकता हूँ, मैं गेस्ट के रूप में भी इसी फ़ोन के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। मेरे को ये फ़ोन किसी और को देना होगा तो वो उसको मैं अगर न्यू यूज़र के फॉर्म में दूंगा तो उसको मेरा नया फ़ोन मिलेगा, मतलब मेरे फ़ोन का दूसरा पार्ट मिलेगा, जिसके अंदर वो सिर्फ अपना काम कर सकता है, मेरे फ़ोन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो मेरी गैलरी नहीं चेक कर सकता, मेरा व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकता, मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक सेपरेट कंप्यूटर बन गया, मतलब सेपरेट फ़ोन बन गया ऑन सेम फिजिकल मशीन, मतलब सेम फिजिकल मशीन, यही फिजिकल मशीन थी, इसी फिजिकल मशीन के अंदर सेपरेट पार्ट बन गया कि नहीं बन गया। अब मैं दूसरे यूज़र को देना चाहूँ, उसको छोड़ के दूसरे को देना चाहूँ, वो गेस्ट पे क्लिक करके दे सकता हूँ। अगर मेरे को और यूज़र्स ऐड करने तो मैं और यूज़र्स को ऐड करके दे सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, सेम फिजिकल मशीन पे मैंने डिफरेंट पार्ट क्रिएट कर दिए। समझ में आया, आ गया होगा आई थिंक, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने। फिर भी देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, ईच वर्चुअल मशीन फंक्शनिंग एज इफ इट इज़ पार्ट ऑफ सेपरेट फिजिकल मशीन। मतलब हर एक जो वर्चुअल मशीन होगी इस तरीके से परफॉर्म करेगी कि वो सेपरेट ही है, वो इससे जुड़ी हुई नहीं है। अब जो VM बेस्ड आइसोलेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। जैसे मैंने बताया था ना, मैं उसमें यूज़र में जा सकता हूँ, गेस्ट में जा सकता हूँ, तो वो मेरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही जब हम एक कंप्यूटर के अंदर जब हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दे तो वो एक वर्चुअल मशीन दूसरे वर्चुअल मशीन को इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका एक बेनिफिट भी है काफ़ी अच्छा, अगर किसी एक वर्चुअल मशीन के अंदर वायरस आया तो वो दूसरी वर्चुअल मशीन को इफेक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो हमारी जो होस्ट मशीन है उसके अंदर नहीं आ सकता, हमारी फिजिकल मशीन के अंदर वो वहीं के वहीं आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और वहीं के वहीं फिनिश भी हो जाएगा, ठीक। डी वाला पॉइंट बोलता है एक वर्चुअल मशीन प्रोसेस VM हमारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है, इसको हम हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए क्रिएट करते हैं, और जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको हम टर्मिनेट करते हैं। जैसे मान लो कोई हमारी फाइल है, उसको हमें ओपन करना और हमको लग रहा है इसके अंदर वायरस है, ये हमारे जैसे हम इसे ओपन करेंगे हमारे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसे VM मशीन के अंदर ओपन करेंगे, जिससे कि VM मशीन के अंदर वो ओपन होगा, वहाँ की जो फाइल्स होंगी वो सिर्फ उन्हीं को इम्पैक्ट करेगा, हमारी होस्ट के जो हमारी होस्ट मशीन है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया, ई वाला पढ़ लेना। और VM बेस्ड आइसोलेशन हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, सेम फिजिकल मशीन के ऊपर काम करके अपना, मतलब सेम फिजिकल मशीन के ऊपर अपने डिफरेंट यूजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो टाइप्स ऑफ VM बेस्ड आइसोलेशन ये हमारे टाइप हैं 4, इन्हें पढ़ लेना, और इनका डिटेल में भी है, बट ये अभी तक AKTU ने आस्क भी नहीं किया, मतलब पूछा भी नहीं बच्चों से, तो मैंने ये इंक्लूड भी नहीं किए।
अब आ जाओ रूट किट के ऊपर। रूट किट क्या होता है? अब देखो भाई लोग, हमारा जो रूट किट वर्ड है हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, रूट और किट। रूट का मतलब होता है एडमिन यूज़र या फिर एडमिन अकाउंट, किसी भी फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर एडमिन अकाउंट। तो रूट किट में रूट का मतलब हो गया एडमिन अकाउंट, और किट का मतलब हो गया, वैसे किट समझते होंगे तुम लोग क्या होता है। किट मतलब टूल्स होते हैं, पूरी किट होती है उसके अंदर टूल्स होते हैं। बट हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो किट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो रूट किट टुगेदर मिलके बात करता है एक एडमिन, मतलब टुगेदर एक साथ जब हम बात करें रूट किट की, तो रूट किट एक ऐसा वायरस है या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक की प्रिविलेजेस दे सकता है। ठीक है, बी पॉइंट पढ़ो। रूट किट इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स डेट गिव एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क। ठीक है, अब देखो रूट किट के अंदर एक एडवांटेज होता है कि रूट किट के अंदर मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर कहें तो खास बात होती है कि जो रूट किट होता है वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। मतलब रूट किट को कोई भी एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। रूट किट अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, अपनी तो हाइड कर सकता है, साथ में दूसरे वायरसेस की प्रेजेंस को भी हाइड करवा सकता है। ट्रोजन्स होते हैं, इन सब की प्रेजेंस को भी हाइड करवा सकता है। मतलब अगर हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो स्कैन करेगा तो उसको ये मिलेंगे ही नहीं। हालांकि इनको डिटेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, बट नॉर्मल जो एंटीवायरस होते हैं उनसे हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी अपनी प्रेजेंस को तो हाइड कर लेता है, साथ में कंटिन्यूसली उस सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है, उसमें से डाटा चोरी करके बेचता रहता है। अब ये सब होता कैसे है, तो डी वाला पॉइंट बता रहा है ये सब होता कैसे है। हम जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स बोले तो ये हमारे मोस्ट सेंट्रल पार्ट होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो ये जो रूट किट होता है कर्नल्स के अंदर चेंजमेंट कर देता है, कर्नल को मॉडिफाई कर देता है, डिवाइस ड्राइवर्स को मॉडिफाई कर देता है, सिस्टम लाइब्रेरीज को मॉडिफाई कर देता है, और उनको अपने अकॉर्डिंग काम करने पर मजबूर कर देता है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि रूट किट्स को कई बार मालवेयर्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। मतलब रूट किट हमारे अच्छे काम के लिए यूज़ हो सकता है, बेकार काम के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छे काम के लिए कैसे, हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि इस पे ये यूजर्स क्या क्या कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस भी हाइड हो जाएगी, कुछ टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं। और इनको हम गलत यूज इस तरीके कर सकते हैं, हम इसको किसी भी कंप्यूटर में डाल दो, वहाँ पे ये खुद की प्रेजेंस हाइड करेगा, उसके में से डाटा को चोरी करके देता रहेगा। ठीक, अब जो रूट किट होता है वो उसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। पहला होता है बिहेवियर बेस्ड मेथड, दूसरा होता है सिग्नेचर स्कैनिंग। बिहेवियर बेस्ड मेथड का मतलब होता है कि हम लोग अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, क्या इसके अंदर किसके बिहेवियर में कोई चेंजमेंट आया, मतलब हम उसका बिहेवियर देखते हैं। पहले नॉर्मल बिहेवियर था, अब कैसे बिहेवियर का थोड़ा रुक रुक के बिहेवियर कर रहा है, या इसके अंदर फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही हैं, या फिर इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। पहले इसी प्रोसेस के लिए 100 MB ले रहा था, अब इसी प्रोसेस के लिए 1 GB ले रहा है, मतलब कि इसके अंदर 900 MB एक्स्ट्रा हो रहा है। वो 900 MB का यूज़ कहाँ हो रहा है, वो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी और को, समझे। तो हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, क्या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी शो कर रहा है ये। और सिग्नेचर स्कैनिंग का मतलब होता है हमारे प्रीवियसली नोन अटैक्स होते हैं, उन प्रीवियसली नोन अटैक्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि इस रूट किट की वजह से इस टाइप के बिहेवियर दिखाए थे, और हम उन बिहेवियर्स को मैच करते हैं नए वाले से, समझे। देखो फिर से समझाता हूँ। हमारा मान लो भूतकाल मतलब पास्ट में कोई हमारा वहाँ पे अटैक हुआ, अब उस अटैक की वजह से कुछ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक आई, कुछ ना कुछ उसके इम्प्रिंट्स आए होंगे, हमें पता चलेगा कि ऐसा ऐसा होगा तो ये वो वाला अटैक है। अगर वैसा कुछ मैच होता है यहाँ पर, तो मतलब हम सिग्नेचर स्कैनिंग से करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रूट किट है कि नहीं। पढ़ लो, कंपेयरिंग द फाइल्स एंड प्रोसेस ऑन अ सिस्टम टू अ नोन डेटाबेस और रूट किट सिग्नेचर। मतलब हमारी जो फाइल्स हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं पहले के किसी अटैक से हुए अटैक से। ठीक है, मे नॉट बी इफेक्टिवली अगेंस्ट न्यू और प्रीवियसली अननोन अटैक्स। मतलब ये न्यू अटैक्स पे ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता सिग्नेचर स्कैनिंग। जैसा कि नाम से हम बता ही रहे हैं, सिग्नेचर स्कैनिंग होता क्या है, प्रीवियसली नोन डेटाबेस से मैच करते हैं। अब जब नया कोई रूट किट आया है, उसका डाटाबेस है ही नहीं, तो फिर हम उसे कैसे मैच कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। ठीक, मेमोरी डंप एनालिसिस क्या होती है, पढ़ लो। इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द सिस्टम मेमोरी एंड एनालाइज इट फॉर साइंस ऑफ रूट किट। मतलब हम किसके अंदर क्या करते हैं, पूरी मेमोरी जो होती है सिस्टम की, उस पूरी मेमोरी को हम फोटोकॉपी करते हैं, एक टाइप से फोटोकॉपी करके हम उसे रूट किट डिटेक्शन वाले पार्ट के अंदर भेजते हैं। वहाँ पे वो पूरे सिस्टम की मेमोरी को चेक करता है क्या इसके अंदर कोई सस्पिशियस या अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो फिर वो उन्हें इन्फॉर्म करेगा। पहला आता है एंटी रूट किट। एग्जाम्पल्स में हैकर डिफेंडर। एंटी रूट किट हमारा फर्स्ट मैलिशियस रूट किट था जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक किया था। फिर आता है हैकर डिफेंडर। हैकर डिफेंडर हमारा टाइप ऑफ ट्रोजन है जो कि लो लेवल मतलब बेसिक लेवल पे चेंज कर देता है, बेसिक लेवल पे चेंज करता है, जैसे कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। कंप्यूटर के अंदर बेसिक लेवल क्या हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम की हुए, ये बेसिक लेवल हुए ना, यहाँ पे चेंजेस करके काम ख़राब कर देता है।
और ये स्पेलिंग पढ़ के सुना देता हूँ, देखो MACHIAVELLI। ये हमारा जो था फर्स्ट रूट किट था जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स पे अटैक करता है। ये क्या करता है, हिडन सिस्टम कॉल सुनाता है, मतलब सिस्टम कॉल दे रहा है कंप्यूटर को, सिस्टम कॉल दे रहा है कि ये फाइल ओपन कर, ये फाइल सेंड कर, ये फाइल का डाटा डिलीट कर या एडिट कर, जो कुछ भी कहता है, लेकिन ये हिडन होती है, हमें पता नहीं चलती। अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ रूट किट। पहला टाइप ऑफ रूट किट आता है एप्लीकेशन रूट किट। एप्लीकेशन रूट किट के अंदर क्या होता है, अब देखो भाई लोग, एप्लीकेशन रूट किट क्या होता है। एप्लीकेशन रूट किट के अंदर एक टाइप ऑफ रूट किट है जो हमारे सिस्टम के ऊपर आता है, जो हमारी ओरिजिनल फाइल्स है उनको रिप्लेस करके अपनी इन्फेक्टेड फाइल डाल देता है। मतलब जैसे मान लो कोई ऐप है, हमारी ऐप मान लो नोटपैड है, नोटपैड का आएगा एप्लीकेशन रूट किट, उस नोटपैड को हटाएगा, वहाँ पे अपना वाला नोटपैड डाल देगा जो उसका मलेशियस है। जैसे ही हम उस नोटपैड को ओपन करेंगे, हम समझेंगे कि हम ओरिजिनल वाले को ओपन कर रहे हैं, बट ओपन तो हमारा मलेशियस वाला हो रहा होगा। जैसे हम उसे ओपन करेंगे हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो एप्लीकेशन रूट किट क्या होता है, हमारा इन्फेक्ट कर देता है कंप्यूटर को बाय रिप्लेसिंग द इंपॉर्टेंट फाइल्स बाय इन्फेक्टेड वंस। ठीक, जैसे ये पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेम वही है जो मैंने बोला है। ठीक, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैम एज इन्फेक्टेड फाइल बिहेव एज नॉर्मल, मतलब ये डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, क्योंकि जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती है हमारी नॉर्मल फाइल्स की तरह बिहेव करती है, हमें पता भी नहीं चलता ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। बूट लोडर रूट किट। बूट लोडर क्या होता है, पहले तो हम बूट लोडर समझ लेते हैं। बूट लोडर हमारा एक मैकेनिज्म होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। पढ़ो, बूट लोडर इज अ मैकेनिज्म विच लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी एंड स्टार्टिंग इट। ठीक है, बूट लोडर हमारी फर्स्ट थिंग होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले ये स्टार्ट हो गया, मतलब समझ में आया, मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने में हेल्प कर रहा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब से पहले तो बूट लोडर हमारा स्टार्ट हो गया। तो बूट लोडर रूट किट क्या होता है, हमारे उस बूट लोडर को इन्फेक्ट कर देता है, अपना वाला बूट लोडर डाल देगा वहाँ पे, या उसी बूट लोडर को इन्फेक्ट कर देगा, उसके अंदर चेंजेस कर देगा और वो पूरे कंप्यूटर के ऊपर कब्जा कर लेता है। देखो, बूट लोडर रूट किट इन्फेक्ट कंप्यूटर बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल बूट किट विद द इन्फेक्टेड वन। अटैकर इज एबल टू गेन कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर बिफोर द ओपनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इवन स्टार्ट। मतलब अटैकर को इतना कंट्रोल मिल जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट नहीं हुआ, कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं हो पाया उससे पहले तो अटैकर को पूरा पूरा उस पर ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। अब आता है कर्नल रूट किट। कर्नल क्या होता है, कर्नल मैंने बता रखा है आप लोगों को, वैसे भी आप लोगों को पता होगा, थर्ड ईयर में हो। कर्नल क्या होता है, हमारा मोस्ट सेंट्रल पार्ट होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है कर्नल। जैसे हमारे मैटर होता है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा कर्नल होता है। ठीक है, अब कर्नल रूट किट क्या होता है, वो उस कर्नल को ही जाके इफेक्ट कर देता है। ये ले बेटा तेरा खेल हो गया। अब उसने कर्नल को ही काम खत्म कर दिया तो पूरी पूरी सेना तो वैसे अपने आप खत्म हो जाएगी, कर्नल ही खराब हो गया। ये वाला कर्नल नहीं है, बस हंसाने के लिए कर रहा था मैं। ठीक, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कर्नल के बारे में बता दिया। कर्नल रूट किट क्या करता है, अफेक्ट द कर्नल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इंसर्टिंग मैलिशियस कोड इनटू इट, मतलब उसके अंदर मैलिशियस कोड डाल देता है, अपनी मर्जी के एक्शन परफॉर्म करवाता है और अपना काम निकलवा लेता है। allow the attacker to hide their presence and control the entire computer. More dangerous because it operate at the core of operating system. हाँ, ये डेंजरस भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कंप्यूटर के बिल्कुल मेन हिस्से पे काम कर रहा है, जो हिस्सा बाकी के रूट किट को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा था, अब उसी हिस्से के ऊपर ये इसने अटैक कर दिया, तो दिक्कत तो होगी ना। ठीक है, अब आ जाओ वर्चुअलाइज्ड रूट किट। वर्चुअलाइज्ड रूट किट क्या होते हैं, वैसे आप लोगों को वर्चुअलाइज्ड मशीन्स तो पता होगा ना, वीएम पता होगा। तो देखो, वीएम और रूट किट दोनों को मिला के वर्चुअलाइज्ड रूट किट बना दिया हैकर्स ने या अटैकर्स ने। क्या किया, एक रूट किट उठाया, उस रूट किट को कंप्यूटर के अंदर डाला, लेकिन उसे डायरेक्ट होस्ट में नहीं डाला, उसे वर्चुअल मशीन बना के डाल दिया। अब मतलब रूट किट भी है, अपनी प्रेजेंस को भी हाइड करेगा, साथ में वर्चुअल मशीन के अंदर भी है, मतलब उसको नॉर्मल एंटीवायरस तो अब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वर्चुअल वाले इलाके में है, और जो नॉर्मल होगा वो अपने होस्ट में तो करेगा। अब जो एंटीवायरस है वो हमारे वर्चुअल वाले में इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, दिक्कत आ गई ना। तो वर्चुअल रूट किट आर दी रूट किट विच यूज वर्चुअल मशीन फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअलाइज्ड रूट किट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन कंप्यूटर सिस्टम इवन बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट, मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ये वर्चुअल मशीन बना लेता है, उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके बैठ जाता है, बैठ के सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, चश्मा लगा के आराम से देखता है, और जब कोई इसे डिटेक्ट करने आता है तो ये कपड़ा ओढ़ के बैठ जाता है और इसको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है, समझे, और ये बन जाता है डाकू। थर्ड पॉइंट, दिस मीन्स दैट द वर्चुअलाइज्ड रूट किट इन्फेक्ट एट लो लेवल एंड क्रिएट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट रन ऑन द टॉप ऑफ द होस्ट सिस्टम, मतलब वही टॉप ऑफ द होस्ट सिस्टम, मतलब जो होस्ट था उसके टॉप पे काम कर रहा है ये वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते ही हैं। ठीक है भाई, प्रिवेंशन अगेंस्ट रूट किट पढ़ लेना खुद, वही है, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो, एंटीवायरस सिस्टम को यूज़ करो, बस।
अरे यार ये पेज एक पेज दो बार आ गया, सॉरी ब्रो एंड सिस्टर्स। चलो IDS पे आओ, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आ चुका है और इसका टाइप भी आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता क्या है। जैसा कि पहली बात तो नाम से पता चला है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब कोई भी अगर हमारे सिस्टम के अंदर इंट्रूजन कर रहा है तो उस इंट्रूडर को डिटेक्ट करने का काम क्या करेगा, हमारा IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम करेगा। अब ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो वर्क ही ऐसे करता है, हमारा जितना भी डाटा आ रहा होता है सिस्टम के अंदर या फिर जा रहा होता है सिस्टम से बाहर, तो वो उनके अंदर चेक करता है कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी तो नहीं हो रही। मतलब वो अपने AI सिस्टम से हिसाब से दिमाग लगाता है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला पॉइंट है, स्टार लगा हुआ है, IDS मॉनिटर ट्रैफिक एंड रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बट कैन नॉट टेक एक्शंस टू प्रिवेंट अ डिटेक्टेड एक्सप्लॉइट फ्रॉम टेकिंग ओवर द सिस्टम। मतलब जो IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये हमारा मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, बट खुद से कोई एक्शन नहीं लेता है उस अनऑथराइज एक्टिविटी को होने से रोकने के लिए। इसी वजह से IDS का एक इम्प्रूव वर्जन आता है, उसे बोलते हैं IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी करता है, रिपोर्ट भी करता है और खुद उसे रोकता भी है, ठीक है। अब जो IDS सिस्टम होता है उस पर नेटवर्क के अंदर प्लेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसे हम कहाँ प्लेस करें, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ते हैं ये वाली पॉइंट को, प्लेसमेंट ऑफ IDS ऑन अ नेटवर्क सिस्टम इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर फंक्शनलिटी एंड IDS नीड्स ओनली टू डिटेक्ट थ्रेट, सो इट्स प्लेसमेंट इज टिपिकली आउट ऑफ बैंड इट इज़ नॉट इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखो एक्चुअली में IDS का काम क्या है, सिर्फ उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। तो इस वजह से IDS की जो प्लेसिंग होती है एक ऐसी जगह की जाती है जिससे कि वो जो सेंडर और रिसीवर के बीच का कम्युनिकेशन पाथ है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके। अगर उसको ही इम्पैक्ट कर देगा तो फिर फ़ायदा क्या है, जब हमारे डाटा जो जा रहा है आ रहा है उसके अंदर बीच में हलचल होने लगे, मतलब आने में टाइम लग जाए, जाने में टाइम लग जाए, क्योंकि मॉनिटर कर रहा था ना, तो इस वजह से हम इसे आउट ऑफ द बैंड रखते हैं, ठीक है। जो IDS है यूज़ करता है स्पैन टेक्नोलॉजी को, SPAN स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर। मतलब क्या होता है इसका कि ये एक टाइप का पोर्ट होता है जहाँ से सारा सारा डाटा जा तो रहा होता है, उसी डाटा को उठा के कॉपी करता है, उसकी मिरर इमेज मतलब वही फोटोकॉपी टाइप बनाता है और उसको सेंड करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के पास डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ IDS आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई IDS आएगा तो इन्हीं सबको लिखना है। कंपोनेंट ऑफ IDS और छोटा कर देता हूँ। पहला इंटरनेट से आया पैकेट डिकोडर, ये रहा पैकेट डिकोडर। पैकेट डिकोडर से जाएगा प्री प्रोसेसर के पास, प्री प्रोसेसर से जाएगा डिटेक्शन इंजन के पास, डिटेक्शन इंजन से जाएगा लॉगिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम के पास, वहाँ से आउटपुट मॉड्यूल्स के पास जाता है और यहाँ से हमारा डायरेक्ट आउटपुट अलर्ट और लॉग टू फाइल भी हो जाता है। अब समझते हैं एक एक पार्ट क्या करता है पैकेट डिकोडर। तो पैकेट डिकोडर का काम क्या होता है, ये जितना भी डाटा पैकेट्स आ रहा होता है पैकेट फॉर्म में आता है डाटा, उस पूरे डाटा को अपने पास इकट्ठा करता है, उसको डीसाइफर करता है। डीसाइफर आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में अब तक सुन लिया होगा ये शब्द। डीसाइफर का मतलब होता क्या है, मतलब जो डाटा हमारा इनक्रिप्टेड था उसको डिक्रिप्ट करता है। मतलब जो चेंज ऑफ लैंग्वेज होता है ना, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा, तो चलो यही सुन लो। मतलब हमने मैसेज डाला, वो मैसेज हमारा कन्वर्ट हो जाता है दूसरे 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर। 0 1 जो होता है ना बाइनरी लैंग्वेज, इसी टाइप की लैंग्वेज के अंदर चेंज हो जाता है और फिर वो रिसीवर पे आ जाता है। रिसीवर अपनी उसके अंदर की लगाता है, फिर उसे डिक्रिप्ट करता है अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो भी पैकेट डाटा आ रहा होता है उसको ही डिसाइफर करता है डाटा पैकेट्स को रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। तीसरा काम ये होता है कि यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग हो रही थी, डिटेक्शन इंजन होता है, तो ये डाटा को प्रिपेयर करता है प्री प्रोसेसिंग के लिए और डिटेक्शन इंजन के काम करने के लिए, ठीक। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर का भी काम यही है कि वो सारे के सारे डाटा को डिटेक्शन इंजन के लिए काम करता है और इसको इकट्ठा करता है, मतलब नॉर्मल रीडेबल फॉर्मेट के अंदर लाता है। मतलब सेम उसी के जैसा काम है, बस एक सेकंड नंबर वाला पॉइंट बता रहा है दूसरा काम इसका, मतलब एक सेपरेट काम है, उसे पढ़ लो सेकंड पॉइंट में। प्री प्रोसेसर परफॉर्म्स डीफ्रेगमेंटेशन विच मीन्स डेट डाटा पैकेट में बी फ्रेगमेंटेड विच आर रिसेंबल बाय प्री प्रोसेसर। इसका मतलब हुआ कि जो डाटा पैकेट्स आ रहे थे ना, वो हमारे छोटे छोटे पीस के अंदर टूट जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा डाटा हमारा एक साथ नहीं आता है, वो हमारा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आता है। पैकेट डिकोडर की वजह से फ्रेगमेंटेड फॉर्म हो जाता है, बाकी सबकी वजह से फ्रेगमेंटेड फॉर्म होता है। अब उसको वो डीफ्रेगमेंटेशन करता है, मतलब सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं जिससे कि उसे अच्छी तरीके से रीडेबल फॉर्म में कर सकें। प्री प्रोसेसर ऑल्सो परफॉर्म्स डिकोडिंग ऑफ TCP स्ट्रीम, मतलब TCP स्ट्रीम के सारे डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का TCP स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, रॉ डाटा को रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना,
ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो डिटेक्शन इंजन पे आते हैं। डिटेक्शन जैसा कि नाम बता रहा है, जो भी इनकमिंग पैकेट्स होता है उनको ये डिटेक्ट करता है, उनके अंदर चेक करता है कोई भी इंट्रूजन तो नहीं है। मतलब अब कहता कैसे अपने कुछ रूल्स लगाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा है, अगर है तो सही है, अगर नहीं है ऐसा तो फिर उसके अंदर डिटेक्शन, मतलब उसके अंदर इंट्रूजन हुआ है, इंट्रूजन हुआ तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है। लॉगिंग एंड अलर्टिंग फाइल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल्स, इन्हें पढ़ लो एज इट इज़। चलो मैं ही बता देता हूँ। This component keeps a record of all the packets that have been processed, either logs them or send alert if security threat is detected। मतलब ये जो लॉगिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम है ना, ये वाला कंपोनेंट उन सारे पैकेट्स का रिकॉर्ड रखता है जो यहाँ से प्रोसेस्ड हुए, मतलब प्री प्रोसेस्ड हुए थे ना, उनका सारे का रिकॉर्ड रखता है। अगर सही है तो उनको लॉक करके निकाल देता है, अगर कुछ वहाँ पे अनयूजुअल लगता है तो उसका सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे आगे मतलब अलर्ट वगैरह भेज देता है। आउटपुट मॉड्यूल कंपोनेंट डेट कंट्रोल दी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डेट इज आउटपुटेड फ्रॉम लॉगिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम। मतलब ये लॉगिंग और अलर्टिंग सिस्टम था ना, ये यहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलेगी और क्या निकलेगी, किस तरीके से उसे डिस्प्ले करना है, ये सब काम आ रहा होता है आउटपुट मॉड्यूल का। मतलब ये आउटपुट जो हो रही है ना इन्फॉर्मेशन, उसका ख्याल रखता है। ठीक है भाई, अब टाइप ऑफ आईडीएस पे आ जाते हैं। देखो स्टार लगा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आया था, सेक्शन बी में आया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मैं बता सकता हूँ इतना तो। ठीक, नेटवर्क बेस्ड आइडियाज, छोटा सा चैप्टर रह गया, बस पेशेंस बना के बैठे रहो। बस यार लाइक कर दो यार, क्योंकि यार सच में यार तुम्हें अभी तक, तुम खुद बताओ, तुमने इतने सारे यूट्यूब चैनल देख लिए हो, कहीं भी इतनी डिटेल में इतने अच्छी तरीके से मिला नहीं मिला ना? अरे क्यों झूठ बोले यार, नहीं मिला होगा यार। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डालो, अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक, अब आया नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, सॉरी नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वही नेटवर्क बेस्ड आईडीएस। ठीक है, मतलब ये नेटवर्क्स के ऊपर काम करता है। नेटवर्क्स बोले तो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस का मैंने इतना बता दिया। अब देखो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, वो जरिए जहाँ से हमारा डाटा आ रहा है, हमारा पैकेट की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है, मतलब राउटर हो गया, वहाँ से आता है पेन ड्राइव वगैरह हो गया, सीडी रोम, इन सब से हमारा इन्फॉर्मेशन जो आता है, तो यही सब होता है हमारा नेटवर्क बेस्ड आईडीएस के अंदर। मतलब ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक समझ गए ना। अब अगर हमें नेटवर्क बेस्ड आईडीएस मतलब NIDS से अगर हमें NIDS से कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, तो इसलिए हमें पहले उसे नेटवर्क के लिए एक्सेस देनी पड़ेगी। अब जो नेटवर्क पे एक्सेस होती है वो हमारी 3-4 तरीके से दी जा सकती है। पहला, हमें NIDS को नेटवर्क हब से कनेक्ट कर देते हैं, NIDS को नेटवर्क स्विच विद पोर्ट मॉनिटरिंग से कनेक्ट कर दो, या नेटवर्क हब NIDS को नेटवर्क टैप से कनेक्ट कर दो। अब वो क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क हब, नेटवर्क स्विच विद पोर्ट, ये सब हैं क्या? तो नेटवर्क हब क्या होता है, सिंपली हमारा एक डिवाइस होता है, इसके अंदर हम सारे नेटवर्क को एक जगह वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और उन सारे नेटवर्क्स में से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी फ्लो हो रही होती है, वो हमारा नेटवर्क हब उनकी एक कॉपी बनाकर सीधा सीधा हमारा भेज देता है NIDS के पास, और वो उन्हें मॉनिटर कर देता है। नेटवर्क स्विच विद पोर्ट मिररिंग, इसका ही वही काम, बस ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, उसे थोड़ा अच्छे से करता है, जो कि सारे डाटा पैकेट्स को जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाता है, साथ में उनकी एक कॉपी भी बना देता है, और वो उसको वहाँ पे NIDS के पास भेजता है, वो उसे मॉनिटर कर लेता है। नेटवर्क टैप, नेटवर्क टैप क्या है, हार्डवेयर डिवाइस डेट इज फिजिकली इंसर्टेड इनटू अ नेटवर्क केबल। मतलब जो नेटवर्क केबल होती है उसके अंदर नेटवर्क टैप को डाल देते हैं, एक डिवाइस होता है उसको डाल देते हैं नेटवर्क केबल के अंदर। उस नेटवर्क टैप के अंदर 3 पोर्ट होते हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट और मिररिंग। इनपुट के अंदर हम नेटवर्क केबल को डालते हैं, जिस नेटवर्क केबल से सारे के सारा नेटवर्क से डाटा आ रहा है उसको इनपुट पोर्ट में डालते हैं। आउटपुट पोर्ट के अंदर से फिर से कनेक्ट करते हैं नेटवर्क केबल, सारा डाटा लेके आता है। बट जो मिररिंग पोर्ट होता है वो क्या करता है, सारे के सारे डाटा को एक कॉपी करता है और उसे सेंड कर देता है NIDS के पास। बात सिंपल है, तीनों का काम एक ही है, बस ये तीनों अलग अलग डिवाइस है, थोड़ी अच्छे से कोई परफॉर्म करता है, कोई थोड़ा सा लो लेवल परफॉर्म करता है। अब आता है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक NIDS रियली डिपेंड ऑन सेंसर। मतलब अगर आपको नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करना है तो पहले आपको NIDS को जो सेंसर्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो सेंसर्स की प्लेसिंग की दिक्कत आती है, इन सेंसर्स को हम कहाँ प्लेस करें, तो जनरली इनको 3 जगह प्लेस किया था। एक होता है चोक पॉइंट, एक होता है डीमिलिटराइज्ड जोन TMZ, और एक होता है नेटवर्क बॉर्डर। चोक पॉइंट क्या होता है, देखो चोक पॉइंट आर एरियाज वेयर नेटवर्क ट्रैफिक इज फोर्स टू पास थ्रू नैरो पॉइंट सच एज राउटर। मतलब वो एरियाज होते हैं जहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक को हम लोग पास कराते हैं। ठीक है, वो नैरो एरिया, पतली एरिया जहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक को पास कराते हैं, वहीं पे हम लोग सेंसर्स को लगाते हैं। डीमिलिटराइज जोन क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो कि हमारा इंटरनल सिस्टम से भी आइसोलेट है और नेटवर्क से भी आइसोलेट है। मतलब हमारा सिस्टम के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जो हमारे इंटरनल सिस्टम के इन्फ्लुएंस से भी थोड़ा आउट होता है और नेटवर्क के इन्फ्लुएंस से भी आउट होता है। तो उस एरिया के अंदर हम लोग
हम लोग इन सेंसर्स को प्लेस कर देते हैं। नेटवर्क बॉर्डर क्या होता है? नेटवर्क बॉर्डर जहाँ से सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, तो वहाँ पे एक बॉर्डर बन गया ना, जहाँ यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ से रिसीव हो रहा है, तो उस जगह पे रखते हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वहीं से तो डाटा जाएगा, वहीं से डाटा आएगा, तो वहीं पे हम लोग सेंसर्स को प्लेस कर देते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना। सिग्नेचर, बिहेवियर मैंने बता रखा है क्या होता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। वाइड नेटवर्क कवरेज देता है, सिग्नेचर बेस्ड एंड बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, सब कुछ बता रखा है मैंने। डिसएडवांटेज ये डज नॉट इंडिकेट वेदर अटैक सक्सेसफुल और नॉट, मतलब ये नहीं बताता कि अटैक जो था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। मतलब जो अटैक तो हो रहा था, आपने डिटेक्शन किया, आपने हमको अलर्ट भी किया, लेकिन क्या वो हो गया सच में, हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्या, या फिर नहीं हो पाया, ये नहीं बताता है। कैन नॉट एनालाइज इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, अगर इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आ रहा है तो उसको एनालाइज नहीं कर पाता है ये। लिमिटेड विजिबिलिटी इनसाइड होस्ट मशीन, मतलब जो नेटवर्क बेस्ड आइसोलेशन है वो सिर्फ नेटवर्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। नेटवर्क से जो डाटा आ रहा है, होस्ट मशीन थी ना, जो मशीन सिस्टम के अंदर जो चल रहा है, उसको ये डिटेक्ट वगैरह नहीं करता है। इसी वजह से आता है हमारा होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब इस वाले आईडीएस को हम लोग होस्ट के ऊपर लगाते हैं, हम लोग मशीन के ऊपर लगाते हैं, हम अपने सिस्टम के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, HIDS कंसिडर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एजेंट इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर टू मॉनिटर एनालाइज एक्टिविटीज ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब उसी सिस्टम के ऊपर काम करेगा। ये नेटवर्क के ऊपर एनालाइज नहीं करेगा, वो सिस्टम के अंदर एनालाइज करेगा, ठीक है। दिस एजेंट मॉनिटर चेंजेस टू सिस्टम फाइल्स, डिटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम फाइल्स एंड डिटेक्ट मालवेयर, मतलब वही ये सिस्टम फाइल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि होस्ट के ऊपर काम कर रहा है सिस्टम, होस्ट के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, क्या फाइल्स के अंदर कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रही है, उन सबको डिटेक्ट करता है, ठीक है। जो HIDS है वो एनोमलीज को डिटेक्ट करता है। एनोमलीज मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन भी है एनोमलीज में, बड़ा कर रहा था वर्ड है, मतलब कितना बिहेवियर चेंज हुआ उसका, उस बिहेवियर को एनालाइज करता है, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी से कितना ज़्यादा बिहेवियर उसका चेंज हुआ। HIDS क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है सिग्नेचर बेस्ड और बिहेवियर। सिग्नेचर बेस्ड बिहेवियर दोनों बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्रीवियस में जाओ, सब बता दूँगा, मतलब वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के अंदर पीछे वाले पार्ट में जाओ, सिग्नेचर और बिहेवियर क्या होता है। IDS कैन बी ऑल्सो भी यूज सिस्टम स्पेसिफिक यूजिंग कस्टम टूल्स एंड हनी पॉट्स, मतलब वही है कि IDS को हम लोग सिस्टम स्पेसिफिक बनाते हैं, मतलब हम लोग उसी सिस्टम पे काम करेगा। ये वाला जो HIDS है ना, ये हम इसी सिस्टम के लिए बनाया, तो इसी सिस्टम पे काम करेगा, दूसरे सिस्टम के लिए काम नहीं करेगा। हनी पॉट्स क्या होते हैं, एक बार हनी पॉट्स आया था, CSS की पेपर में आया था, 2 नंबर। हनी पॉट्स डिस्क्राइब करो क्या होता है। हनी पॉट्स मतलब एक टाइप से हमारी फाइल्स होती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट दी अटैकर्स, मतलब वही मुर्गी को दाना डालते हैं, तो यही दाना टाइप होता है, इसको हम क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर कुछ भी चेंज हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अटैकर ने अटैक कर दिया, फिर हम पूरे सिस्टम को बचा लेते हैं, ठीक। एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करें, एडवांटेज क्या, प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है। एनालाइज करता है क्या अटैक हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इससे प्रीवियस वाला नहीं दे रहा था, ये बता रहा है, ठीक है। इनक्रिप्टेड डाटा को भी एनालाइज कर सकता है, प्रीवियस वाला नहीं कर पा रहा था। HIDS इज ईजी टू डिप्लॉय बिकॉज डज नॉट रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर, जो HIDS होता है उसे हम ईजिली असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई एडिशनल हार्डवेयर नहीं चाहिए। पिछली वाले में चाहिए होता है नेटवर्क टैब, नेटवर्क हब, स्विच पोर्ट एनालाइजर बताया ना, वो सब चाहिए होता है। बस डिसएडवांटेज क्या होता है, ये रिसोर्स इंटेंसिव होता है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है इसकी, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव अलर्ट दे देता है। फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव अलर्ट मतलब ये हर एक टाइप का, ये चारों में तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट को, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव अलर्ट, मतलब कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव अलर्ट दे देते हैं। कॉस्टली होता है थोड़ा सा। HIDS ब्रेकडाउन इफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेकडाउन बाय द अटैकर, मतलब अगर कोई किसी अटैकर ने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पे लगा हुआ था, अगर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेकडाउन कर दिया तो HIDS क्या करेगा, कुछ नहीं, HIDS भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। आ जाता है हमारा VM बेस्ड IDS। अब हम बात करते हैं VM बेस्ड IDS की। तो देखो VM बेस्ड IDS से पहले हमने वर्चुअलाइज रूट किट पढ़ा। वर्चुअलाइज रूट किट के अंदर क्या था, हैकर्स या अटैकर जो होते हैं हमारे वर्चुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे थे, तो जब वो यूज़ करें तो हम भी कर सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, IDS सिस्टम को हम लोग वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट यूज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट मैलिशियस एक्टिविटीज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देते हैं जो मॉनिटर करती है पूरी की पूरी एक्टिविटी जो कि हमारे होस्ट सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, और कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसे हमें अलर्ट कर देती है। अब इसके फ़ायदे क्या है, फ़ायदे से तो पहले सी वाला पॉइंट पढ़ लो फिर फ़ायदे पढ़ते हैं। जो वर्चुअल मशीन होती है मिमिक कर देती है होस्ट सिस्टम, मतलब जो होस्ट सिस्टम था उसका हूबहू कॉपी बना लेती है होस्ट सिस्टम के बिहेवियर की, बट इट इज़ रनिंग इन कम्प्लीटली सेपरेट एनवायरनमेंट, मतलब जो वर्चुअलाइज्ड मशीन थी वो होस्ट सिस्टम की हूबहू कॉपी बनाएगी, बट ये जो होगी एक सेपरेट सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रही होगी। अब इसके आइसोलेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट, मोर डिफिकल्ट फॉर अटैकर्स टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड टू बाईपास इट और मेक इट डिसेबल, मतलब अटैकर्स के लिए, हैकर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा
परेशानी वाला काम हो जाता है कि वो उसे बाईपास कर सकें, मतलब उससे निकल सकें। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनी मैलिशियस एक्टिविटी ऑन होस्ट सिस्टम कैन नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द वर्चुअल मशीन। कोई भी अगर होस्ट सिस्टम के ऊपर मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो वो वर्चुअलाइज मशीन को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब होस्ट हमारा इन्फेक्टेड हो गया तो वर्चुअल मशीन हमारी इन्फेक्टेड नहीं होएगी। The VM is running on a separate hardware and has its own resource, therefore it continues to operate even host is compromised। मतलब वही VM जो होता खुद के रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहा होगा तो फिर वो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा अगर हमारा होस्ट कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो भी। बट एक बार याद रखना, ये रीसेंट टाइप है और स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, तो ये आएगा भी नहीं, आएगा तो बस नेटवर्क बेस्ड IDS ही आएगा और होस्ट आ सकता है बस, और इसके कोई नहीं है। फिर भी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, 1-2 नंबर में आ सकता है। लेकिन एडवांटेज वही, इंक्रीज सिक्योरिटी होगी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कैन कॉन्फ़िगर द सिस्टम टू फोकस ऑन सर्टेन अटैक्स। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी क्योंकि सेम हार्डवेयर पर काम कर रहा है। ईजियर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है भाई। डिसएडवांटेज क्या हो गया, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाता है। परफॉर्मेंस ओवरहेड का मतलब हो गया सेम सिस्टम के अंदर सेम हार्डवेयर के ऊपर एक होस्ट मशीन भी चल रही है, एक वर्चुअल मशीन भी चल रही है, वो भी मिमिक कर रखा है एक दूसरे का बिहेवियर। मतलब होस्ट मशीन का जितना सब कुछ बिहेवियर है उतना ही वर्चुअल मशीन का भी लोड आएगा। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, उस लोड पड़ेगा ना मशीन के ऊपर, तो यही है हमारा। ओकेजनली जनरेट फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट, मैंने बताया था ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव अलर्ट भी जनरेट कर देती हैं ओकेजनली। कॉम्प्लेक्स है ये उससे ज़्यादा। ठीक। अब पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर आते हैं। अब देखो हमारे जो पिछले 3 इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम थे वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए थे। अब ये जो है हमारा प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह इनके लिए। तो PIDs हमारा एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो डिटरमाइन करता है अनऑथराइज एक्सेस इन अ बिल्डिंग प्रॉपर्टी सेक्टर। जो हमारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जैसे एरिया 51 है वहाँ पे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकती है, ऐसे ही हमारा ये है। ठीक है। तो PIDs के अंदर क्या करता है, वो इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है उन बाउंड्री को, फेंसेस को, बाय यूजिंग कैमरा, सेंसर्स वगैरह वगैरह। ठीक है। C पॉइंट आता है, PIDs डिटेक्ट एंड पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ इंट्रूजन अटेम्प्ट ऑन पेरीमीटर फेंसेस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब PIDs होता है, पहले तो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ इसका इंट्रूजन हो रहा है और फिर बता भी देगा कि इस जगह पर हो रहा है इंट्रूजन, तो जल्दी से जाके सोल्जर्स जाके वहाँ पे घेराबंदी कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे किन पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, लाइक पावर प्लांट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक। अगला पॉइंट आ रहा है, PIDs हमारा कुछ सेंसर्स को यूज़ करता है। वो सेंसर्स क्या होते हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, अकाउस्टिक सेंसर्स होते हैं। दी सेंसर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट that analyze the signals from the sensors and determine if an intrusion has occurred। मतलब हमारे जो एक कुछ सेंसर्स यूज़ कर लेते हैं, वो सेंसर्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोवेव सेंसर होगा हमारा, इंफ्रारेड सेंसर होगा, अकाउस्टिक सेंसर्स होंगे। अब इन सेंसर्स को हम लोग सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि इनसे आ रहे सिग्नल्स को एनालाइज करता है कि कोई इंट्रूजन हो रहा है या नहीं। एडवांटेज क्या है, अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है, कंटिन्यूसली सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। और वही कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, वही कस्टमाइजेबल हो गया, हम सेंसर्स को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज टेक्निकल इशू, क्योंकि सेंसर हमारे माल फंक्शन भी कर सकते हैं। लिमिटेड कवरेज, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट पर्सनल, जो कि यहाँ जो कोई भी यहाँ पर ये इन सबको मॉनिटर करेगा उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। और एक और लिख सकते हैं इसमें कॉस्टली होता है काफ़ी ज़्यादा, कोई सेंसर वेंसर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इन एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन से पहले देखो हमारे जितने भी IDS या होते हैं जो हमारे डिटेक्ट करते हैं, हमारे कोई भी इंट्रूजन डिटेक्ट करते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, या तो सिग्नेचर बेस्ड होगा या एनोमली बेस्ड होगा। सिग्नेचर बेस्ड डेटाबेस ऑफ नोन अटैक पैटर्न, मतलब पहले जो अटैक्स हो चुके हैं उनके पैटर्न्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। और एनोमली बेस्ड के अंदर क्या होता है, हम उनके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, मतलब उसके अंदर बिहेवियर दे रहा है, अभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिया तो उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी एब्जॉर्व बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन चाहे सॉरी मैं बोलूँ या आप बोलो, लेकिन वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। चलो आ जाओ। एनोमलीज इन प्रॉब्लम्स इन एनोमली डिटेक्शन का मतलब हो गया है कि जब हम बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हमें ये आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को लिख रखा है, आप पढ़ोगे बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन पढ़ने से पहले एक बार सुनना भी पड़ेगा। देखो भाई पहला पॉइंट क्या बोला, पहली बात तो ये हमारा एनोमली डिटेक्शन है, मतलब यहाँ पर बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन करना है। अब एक सिस्टम है वो, मतलब अगर उस पर अटैकर भी अटैक ना करे फिर भी कभी कभी अनयूजुअल बिहेवियर देता है, जैसे हम लोगों के फ़ोन्स हैं वो भी उन पर अटैकर कोई अटैक नहीं करता है फिर भी वो हैंग होने लग जाते हैं।
तो ऐसा कुछ हमारा फ़ोन भी जैसे हमें एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, ऐसे ही हमारे वो सिस्टम्स भी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। तो उन्हीं बिहेवियर्स को अब कोई नोन डेटाबेस तो है नहीं, कुछ हमें खुद हमें ऑब्जर्व करना है। अब उन्हीं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये फॉल्स अलार्म दे देता है, फॉल्स नेगेटिव अलार्म क्रिएट करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव अलार्म भी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। अब देखो भाई, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जब हमने एक एनॉमली बेस्ड आईडीएस क्रिएट किया तो उसको, उसकी इफेक्टिवनेस, मतलब वो कितना इफेक्टिव है आईडीएस करने में, मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन करने में कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक मेथोडोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर हमें कुछ पैरामीटर्स सेट करने होते हैं कि अगर इन पैरामीटर्स से ये क्रॉस कर गया, इन पैरामीटर्स को इसने सही से डिटेक्ट कर लिया, इन पैरामीटर्स पे ये खरा उतर गया, तो फिर ये हमारा एक अच्छा आइडिया सिस्टम है। सी पॉइंट ये बोला है, जब भी कभी भी एक नया पैटर्न हमारा ऑब्जर्व होता है एनोमली डिटेक्शन के अंदर, तो उसे उसी डेटाबेस के अंदर अपलोड करना विदाउट रिड्यूसिंग इट्स परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी कम ना हो और उसे उस डेटाबेस के अंदर अपलोड भी करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। डी पॉइंट, व्हेन ट्रेनिंग एन अनोमली डिटेक्शन सिस्टम इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड टू एस्टेबलाइज अ बेसलाइन फॉर डिटेक्टिंग एनोमलीज। मतलब जब हम एनोमली डिटेक्शन सिस्टम होता है उसके दो फेज होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग फेज, एक होता है डिप्लॉयमेंट फेज। ट्रेनिंग फेज मतलब हम उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत हाई अमाउंट में डाटा उसके अंदर ऑलरेडी हमें डालना पड़ता है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो आपको ऐसा ऐसा करना है। हम उसको बहुत सारे पैटर्न्स पहले से ही देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये वाला अटैक है, अगर इस टाइप के पैटर्न दिखाएं दें आपको सिस्टम पे तो ये वाला अटैक होगा। तो हमें ये सब देना होता है, और ये सब देना होता है तो इससे क्या होता है, मतलब एक हम बता देते हैं अगर इतनी रेंज ऑफ आई तो इससे क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर है, इस रेंज से ऊपर गए पैटर्न के अंदर चेंजेस तो ये क्या है, हमारा थोड़ा सा थ्रेट वाला सिस्टम है, मतलब थोड़ा सा अनऑथराइज एक्सेस होने वाला है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला सिस्टम। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हम जब उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उस टाइम पर हमें बहुत सारा उसे डाटा देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, उसे बताने के लिए अगर ऐसा होगा तो हमारी सिस्टम के अंदर अटैक होने वाला है। तो ये सब क्या हो गया, क्वाइट टीडियस वर्क हो गया, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाला वर्क हो गया। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न इज कंप्यूटेशनली इंटेंसिव एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्स। ठीक, और जब डिप्लॉयमेंट फेज आता है, एन एनोमली डिटेक्शन सिस्टम मस्ट प्रोसेस रियल टाइम डाटा स्ट्रीम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब जब हम डिप्लॉयमेंट फेज लगाएंगे तो आईडीएस लगाने का फायदा जब भी तो होगा जब वो रियल टाइम हमें इन्फॉर्मेशन दे। ऐसा तो नहीं है कि कल अटैक हुआ 2 दिन बाद हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो आईडीएस सिस्टम है वो हमें रियल टाइम डाटा स्ट्रीम दे। The system must continuously monitor incoming traffic and analyze it in real time to detect anomaly। मतलब वही सिस्टम हमारा कंटिन्यूसली मॉनिटर करे इनकमिंग ट्रैफिक को और अच्छे से उन्हें एनालाइज करे रियल टाइम के अंदर। दिस प्रोसेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्स, मतलब इसी प्रोसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। डेवलपिंग अ सुटेबल मेथड फॉर सिलेक्टिंग द एट्रीब्यूट्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ अटैक। हमें ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है कि हमारे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हमें उसे बताना है कि इस टाइप ऑफ अटैक की ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस टाइप ऑफ अटैक की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये अलग टाइप ऑफ अटैक है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। तो ये सब कुछ हमें पहले से उसके अंदर फिल आउट करना पड़ता है आइडियाज़ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो गया यार। मुझे जब बोलते बोलते परेशानी होगी तो जो असली में करवा रहे होंगे इस काम को तो वो कितने परेशान हो रहे होंगे, समझे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं एनोमली डिटेक्शन। अब आता है सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस स्टार लगाना भूल गया हूँ मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। अब देखो वीडियो खत्म होने पे आ गई, अब तो लाइक कर दो यार, कमेंट तो कर दो यार, प्यारा सा कमेंट कर दो यार। मैं कितने मेहनत से बना रहा हूँ यार, कर सकते हो कमेंट। देखो भाई, सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन होता क्या है, मतलब बेसिकली हम बताएं, जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर से इंपॉर्टेंट डाटा को स्टील आउट कर ले। तो इसी वजह से हम लोग क्या होते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। हमारी ये टेक्निक होती है जो कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाती है। एक्चुअली में होता है क्या है, जो भी हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ये आइसोलेट कर देती है। वही आइसोलेटिंग का काम चलेगा हर चीज़ में, तो ये आइसोलेट कर देती है और उनको रोकती है कि वो रिसोर्सेज को, फाइल्स को एक्सेस ना कर सकें। बेसिकली ये उन सब
प्रोग्राम्स को, उन सब हार्मफुल प्रोग्राम्स को एक आइसोलेट कंडीशन में रखती है। उस आइसोलेट कंडीशन का नाम होता है सैंडबॉक्स। वहाँ से चारों तरफ से घिरे होते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जिन फाइल्स को हम उस सैंडबॉक्स में देंगे जो इसके काम की होगी, और कोई फाइल्स को ये एक्सेस नहीं कर सकता है। ये पॉइंट SFI इज एन अल्टरनेटिव फॉर अनसेफ लैंग्वेज। इसका मतलब ये है जो हमारे अनसेफ लैंग्वेजेस होते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो मेमोरी को कितना सेफ रखेगा। जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेमोरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वहाँ से डाटा को स्टील कर सकता है, ये सब हो सकता है। तो बट सी लैंग्वेज भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम सी लैंग्वेज को रन भी करना चाहते हैं बट इसके अंदर प्रॉब्लम भी है, तो वहीं पे हम लोग SFI को यूज़ करते हैं। जब भी हमारी सी लैंग्वेज को हम लोग रन कर रहे होते हैं, सी लैंग्वेज से किसी भी कोड को, उस वक्त हम वहाँ पर SFI लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोग्राम था वो सिर्फ अपने रिक्वायर्ड रिसोर्स लेगा और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेगा। SFI is a technique used to confine a software component to a protected area of computer memory called sandbox। सॉरी यार, तो मैं ये बता चुका हूँ ऑलरेडी तुम लोगों को। जो SFI था वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कन्फाइंड कर देता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखता है, जिससे हम लोग सैंडबॉक्स बोलते हैं। अब ये करता कैसे है? दिस इज डन बाय मॉडिफाइंग द ओरिजिनल प्रोग्राम कोड सो दैट एवरी मेमोरी एक्सेस इट मेक्स इज चेक्ड एंड एंश्योर टू बी विद इन द बाउंड्री ऑफ सैंडबॉक्स। ये होता कैसे है? जैसे ही हमारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम कोड होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं जिससे कि जितनी भी ये मेमोरी की एक्सेस लेगा, मतलब जितनी भी ये अपनी तरफ से कदम उठाएगा मेमोरी में एक्सेस लेने का, वो हर एक कदम ये जो उठाएगा, हर एक कदम हम चेक करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे कि ये हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? SFI अप्रोच। देखो भाई 10 नंबर आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, लास्ट पार्ट है, अच्छे से देख लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। हाँ, ये नहीं भूलूंगा मैं वीडियो को लाइक करवाना। अब देखो, ट्रेडिशनली द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग SFI इज डन बाय मॉडिफाइंग कोड एट बाइनरी लेवल। मतलब हम ट्रेडिशनली टाइम पे देखें, मतलब कुछ समय पहले जो हमारा नॉर्मल तरीका था SFI लगाने का, उसके अंदर हम क्या करते थे, जो हमारा कोड होता था ना उसको हम बाइनरी लेवल पे चेंज करते थे, बाइनरी के लेवल पे उसको हम मॉडिफाई करते थे, मतलब बेसिक लेवल पे। ठीक है, वंस द SFI ट्रांसफॉर्मेशन इज डन द सॉफ्टवेयर इज चेक्ड और वेरीफाइड बाय ट्रस्टेड SFI वेरीफायर। जैसे हम लोग SFI ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, ये जो कोड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना, यही SFI ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग SFI ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम चेक भी करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं, लेकिन SFI वेरीफायर की मदद से करते हैं। हर कोई, हम खुद नहीं करते, SFI वेरीफायर करता है, जिससे कि हम लोग इस बात को इंश्योर कर सके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो करेक्टली हुआ है और साथ में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी मेंटेन है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। सिंस द कोड ऑलरेडी अंडरगोन SFI ट्रांसफॉर्मेशन द वेरीफाई एज्यूम डेट द कोड हैज़ ऑलरेडी ट्रांसफॉर टू मीट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब जैसा कि ये जो कोड था ऑलरेडी SFI ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, अब देखो कोड हमारा जो ऑलरेडी है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देखो ये जो हम बता रहे हैं ये अप्रोचेज है, मतलब एक SFI हमारा किस तरीके से काम करता है ये बता रहे हैं हम। ठीक है, अब जो कोड था ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो जो हमारा SFI वेरीफायर था वो एज्यूम करता है कि कोड जो था हमारा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके ही ट्रांसफॉर्म किया गया, मतलब जो कोड हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट ऑलरेडी करता है। तो वेरीफायर अपना जो टाइम है उसको कैसे बचाता है, वो सिर्फ उसकी की प्रॉपर्टीज़ को ही वेरीफाई करता है, मतलब जो जो चीज़ें होनी चाहिए, ये मस्ट है, ये चीज़ तो होनी चाहिए, बस उसी को वेरीफाई करेगा और पूरे के पूरे टाइम को बचाएगा। ठीक, अगला आता है दिस प्रोसेस इज सिंपल इंस्टेंट ऑफ प्रूफ कैरिंग कोड। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सब कुछ प्रूफ कैरिंग कोड के जैसा ही सिमिलर। प्रूफ कैरिंग कोड एक तरीका है, मतलब उसमें क्या होता है, हमारा एक अनवेरीफाइड कोड होता है, एक सस्पिशियस कोड होता है, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं उसके साथ एक प्रूफ को अटैच करके कि इसके अंदर देखो ये प्रूफ लगा हुआ है, फिर कंपाइलर वगैरह उस प्रूफ को देखता है, हाँ बोलता है हाँ ये वेरीफाइड है, ये हमारा सक्सेसफुल, सॉरी ये हमारा सस्पिशियस नहीं है, उसको काम कर देता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। उसी तरीके का ये है, यहाँ से कोड आया था, कोड उसको हम लोग SFI ट्रांसफॉर्मेशन से उसको वेरीफाई कर देते हैं, SFI वेरीफायर देखता है हाँ भाई ये हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, चलो इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वही तरीका है कंपाइल। और देखो वेयर द कंपाइलर इज इंटरेस्टेड, मतलब कंपाइलर इंटरेस्टेड होता है एंड बाइनरी वेरीफायर इज आइदर ट्रस्टेड और वेरीफाइड। ठीक, ट्रेडिशनल SFI इज वेल सूटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग बाइनरी कोड फ्रॉम एन अनट्रस्टेड ओरिजिन। अब पॉइंट समझ गए होंगे तुम यार। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना।